नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार मंडल और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। हम लोग टारगेट जेएसएससी सीजीएल के तहत अभी तक झारखंड जीके का 6 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। उसका 7वां क्लास आज शाम तक आपको मिल जाएगा। इसमें अब हम लोग जो करेंगे वो मैथमेटिक्स का करेंगे सीरीज। उसमें 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम तक हम लोग अपने आप को पूरे तरीके से टेस्ट बाय टेस्ट जो है प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब की बार जेएसएससी सीजीएल पार होना चाहिए, आपको एएसओ का पोस्ट मिलना चाहिए। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें पीडीएफ में मैथ पढ़ने में तो मज़ा नहीं आता, बट फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 10,000 रुपीज़ पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। मैं सीधा सीधा इसको दो तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि पहला जो तरीका होता है उसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सीआई और एसआई का जो फार्मूला होता है उसको पुट कर देंगे। सीआई और एसआई का जो फार्मूला का 3 साल का होता है उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो उसमें क्या होता है, P इंटू आर बाई 100 उसका होल स्क्वायर इंटू रहेगा 300 प्लस करेंगे, फिर से आर लिखेंगे और उसको डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ये इसका हो जाएगा फार्मूला। इसमें सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको इसका आंसर जो है 27.27 रुपीज़ मिल जाएगा। इसको मैं बिना फार्मूला का बनाने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। बहुत आसान तरीका होता है अगर आप बिना फार्मूला का बनाते हैं तो। देखिए, सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकालिए 3% की दर से 3 वर्षों के लिए 10,000 के लिए, तो कितना आएगा। एक तो परसेंटेज अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जितना साल होता है और जितना परसेंटेज होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके, है ना, टोटल निकाल लेते हैं कितना परसेंटेज 3 साल में लगेगा। तो 9% लगेगा। अब 10,000 का 9% कितना होता है दोस्तों, 10,000 का 9% जो होगा वो 900 रुपया होगा। क्लियर हो गया। साधारण ब्याज निकालना बहुत आसान है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं बिना फार्मूला का। तो सबसे पहले 10,000 का 3% जो होता है दोस्तों, आपको पता है 300 रुपया होता है। ठीक है, इस 300 रुपया में हम लोग 10,000 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर का हम लोग को मूलधन निकल जाएगा। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,300। अब फिर क्या करेंगे, इसका 3% अगेन निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी सेकेंड ईयर के लिए। तो 3% अगर निकालते हैं तो 1% कितना होता है, 1% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10,000 था ना, 1,000 नहीं था, 10,000 था। ठीक है, 10,000 था तो और एक जीरो होगा ना। और अच्छा रुकिए, 1 मिनट, थोड़ा गलत हो गया। इधर 300 रुपया था और इसको हम लोग 10,000 में ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हो गया 10300। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका 3% अगेन निकालेंगे तो 1% 103 रुपया हो रहा है। 1% 103 रुपया हो रहा है। 3% कितना हो जाएगा, तो 3% जो है दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर दो जस्ट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 जीरो और ये मतलब 309 रुपीज़। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 309 रुपीज़ फिर से ऐड कर देंगे। 309 रुपीज़ ऐड करने पर आपको कितना मिलेगा, ये इधर 9, ये इधर 0, ये इधर 3 3 6, ये 0 और इधर 1, यानी कि आपको मिल गया 10,609 रुपया। ये सेकेंड ईयर का निकल गया और ये थर्ड ईयर का जो है आपको मूलधन निकल गया। ठीक है, तो मूलधन निकल गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका अगेन हमको 3% निकालना है। ठीक है, अगेन 3% निकालना है तो 1% कितना होगा, 106.09 होगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 9 27 हो गया। ठीक है, और 3 6 18 हो गया, 3 6 18 हो गया और 3 कम 3 हो गया, मतलब 318.27। ठीक है, तो देखिए अगर आपको यहाँ पर क्या मिला, 3 ठो ब्याज मिल गया। एक 300 मिला पहला साल का, दूसरा साल का 309 रुपया और तीसरा साल का जो है 318.27 रुपया। टोटल कितना हो गया, 3 3 600, एक ये 900 हो गया और 18 9 कितना होता है 27, 27.27। मतलब आपको टोटल ऐड करने पर जो मिला वो मिला 927.27, यही मिला। और आपको साधारण ब्याज कितना मिला था, 900 मिला था। दोनों में अंतर कितना हो गया, सीआई और एसआई में 27.27। ये देखिए बिना फार्मूला का है। ज़्यादा टाइम वहाँ पर आपको नहीं लगेगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला, राइट।
तो आप या फिर इस फार्मूला से बना लीजिए, ये फार्मूला आपके लिए है, और नहीं तो फिर आप इस तरीके से साधारण प्रोसेस बनाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 52 है, लेकिन हमारे लिए ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। cos 20 डिग्री, cos 35 डिग्री, cos 45 डिग्री और cos 55 डिग्री सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और cosec 70 डिग्री भी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसमें आपको दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बात कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि ये cosec 45 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है, ठीक है, ये मालूम है। cosec 55 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है। ये वैल्यू कितना है दोस्तों, ये cosec इसका जो cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, 1/√2 होता है। अब यहाँ पर देखिए, इधर है cos 20 डिग्री। पेयर एंगल जो होता है ना, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए cosec 70 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और अगर हम लोग सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जानते हैं, या फिर आप बोलेंगे उसमें cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जानते हैं क्या होता है, तो आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, इसका जो आंसर होता है वो तो होता है cosec थीटा, और इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका sec थीटा। क्या तो दोस्तों, sec थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर cosec 70 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec 70 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं sec 20 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, sec 20 डिग्री, राइट। उसी तरीके से cosec 55 डिग्री है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं sec 35 डिग्री। समझ में आ गया, ये दोनों को हम लोग चेंज कर दिए। अब देखिए, अब आपके पास और एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है दोस्तों, कि cos थीटा और जो sec थीटा है, ये एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो आप देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, cos 20 डिग्री को इसके साथ भिड़ा दीजिए, cos 35 डिग्री को जो है इसके साथ भिड़ा दीजिए, तो आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 1 × 1 × 1/√2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया 1/√2, सिंपल सा, ठीक है, 1/√2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें पूछ रहा है कि 5% का कितना प्रतिशत 3% है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, 5% का कितना प्रतिशत 3% है। तो सबसे पहले देखिए 5% मतलब कितना होता है जी, अरे यार, 5% कितना होता है, 5% मतलब हो गया सीधा सीधा 5/100। तो 5/100 इसको आप छोटा करके भी लिख सकते हैं, है ना, यानी कि 1/20 भी लिख सकते हैं। अब इसका पूछ रहा है, इसका कितना प्रतिशत 3% है, यानी कि आप लिखेंगे कि 1/20 का x% मतलब x/100, है ना, इक्वल टू कितना है, 3% मतलब 3/100 है, ये चीज़ बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 100 और 100 कट जाएगा, x का वैल्यू निकालना है आपको। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 20 × 3 यानी कि 60%, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, परसेंटेज घुसा के रखा है। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 60% हो गया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर पढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत अंक 64 रहा। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से क्रमशः 38 और 42 दर्ज हो गए हैं, तो सही औसत क्या होगा। तो देखिए
इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप इसमें 64 जो औसत अंक 50 विद्यार्थियों का रखा है उसको रहने दीजिए। जो गलती हुआ उसको हम लोग सबसे पहले उसका औसत निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपने जोड़ क्या रखा है अभी 83 एंड 24, तो आप क्या करो 83 और 24 इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर लो। तो ये अब आपका आ गया 4 3 7 और 8 2 10 यानी कि 107। उसके बाद जो एक्चुअल संख्या है उसको भी आप ऐड कर लो। ये है 38 और ये है 42। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ऐड करने के बाद ये हो गया 8 2 10, ये 4 3 7 1 8 यानी कि 80 हुआ। अब फिर क्या करना है, दोनों में डिफरेंस करना है। तो दोनों में डिफरेंस हम लोग अगर करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, दोनों में डिफरेंस करने पर आपको मिल रहा है जी कितना हो गया 27। कितना मिल रहा है दोस्तों 27 आपको दोनों में डिफरेंस करने पर मिल गया। अब कुछ मत अब क्या करना है आपको, ये जो 27 है इस 27 को डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट है, टोटल 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उसी का हमको निकालना है एवरेज। तो उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सही तरीके से सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 25 25 और इधर हो गया 2 है ना, यानी कि 5 चौका 20 है ना, यानी कि 5.4 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि कितना हो गया दोस्तों 0.54 हो गया 0.54। तो एवरेज के साथ जो पुराना एवरेज है ना उसके साथ इसको क्या कीजिए, आप इसको जोड़ दीजिए। पुराना एवरेज है 64, तो 0.5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64.54। ठीक है 64.54 इसका आंसर हो गया। ठीक, ये आप कैलकुलेट कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें है सिमिलर ट्रायंगल का बात कर रहा है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईडीएफ, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, ए सी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ये रेशियो एरिया का दे रखा है 9:4। तो अगर आप सिमिलर ट्रायंगल पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो नाम दिया हुआ रहता है ना वो किस मतलब कौन सा साइड, क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो होते हैं यहाँ पर जैसे देखिए मैं ले लेता हूँ एक बार समझने के लिए। ये ए बी सी है और एक ट्रायंगल आपने लिया, इस ट्रायंगल का नाम हमने क्या दिया ई डी और एफ। तो ये नाम लेने के बाद देखिए ए बी का क्रॉसबॉन्डिंग साइड जो है यहाँ पर क्या है, ए बी का क्रॉसबॉन्डिंग साइड है ई डी और बी सी का क्रॉसबॉन्डिंग साइड है डी सी और ए सी का क्रॉसबॉन्डिंग साइड है ई एफ। यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है बट ये एक दूसरे के रेशियो में है। ठीक है रेशियो में है। तो एरिया दे रखा है, एरिया का रेशियो 9/4, 9/4। उसी को आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान होता है। एरिया सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है दोस्तों वो जो साइड्स का स्क्वायर होता है ना उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई डी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है और फिर दूसरा साइड को लेना चाहेंगे तो बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एफ का स्क्वायर लिखेंगे और फिर इधर लिखना चाहेंगे तो ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एफ का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ये ई एफ का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, आपको निकालना क्या है वो भी ध्यान देना होता है। तो इसमें आपको निकालना है डी एफ। तो डी एफ कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है। तो ये वाला रेशियो यानी कि लेना है, यानी कि हो गया आपको इधर 9/4 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप ले लेंगे उसको 8 स्क्वायर राइट और डिवाइडेड बाई में डी एफ का स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो आपको निकालना है डी एफ। तो देखिए स्क्वायर वाला वैल्यू अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो स्क्वायर का वैल्यू हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई में हो जाएगा डी एफ। तो यहाँ से अगर आप डी एफ निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 16/3। कहाँ पर है डी एफ का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 16/3। ये है ऑप्शन सी 16/3। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, एरिया का जो रेशियो होता है दोनों ट्रायंगल का वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर 16/3 हो गया। ठीक है
ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे आप लोग। मैं इसको डिलीट करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 11 है, ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू 38 है, और आपका वैल्यू निकालना है आपको क्या, आपको वैल्यू निकालना है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का वैल्यू निकालना है। ओ सॉरी, इधर भी है -3 ABC का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो आप लिख लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। क्या होता है, ए प्लस, थोड़ा सा पेन दिक्कत कर रहा है, देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसका समेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर क्या होता है, -AB -BC और -CA होता है। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो दिया हुआ है, और AB BC और CA का भी वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, बट आपके पास जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है। तो इसको कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बहुत साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 आ जाएगा। और इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, उसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2AB BC CA, यानी कि ट्वाइस प्लस में ट्वाइस ऑफ AB BC CA। तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये क्या हो गया, 38 दूनी 76 हो गया, यानी कि 121 में 76 को आप माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना आ गया इसका वैल्यू, 45 वैल्यू आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 45। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 11 है, 11 इंटू में कितना हो गया, ये 45 हो गया, और इधर कितना हो गया दोस्तों 45, और इधर हो गया आपका माइनस में रहेगा कितना वैल्यू 38। तो इसको माइनस कीजिए, तो 11 इंटू 45 माइनस 38 करेंगे तो कितना हो गया, इधर हो गया आपका 2 और इधर हो गया 7 हो गया, यानी कि 77 हो गया आपका। तो इसका आंसर जो हो गया कितना हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया 77, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कैसे मैं बता रहा हूँ, आज लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नेक्स्ट डे से सुधर जाएगा, ये लिखते लिखते आदत हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें दिया है यदि 6 अंकों की संख्या, है ना, 6 अंकों की संख्या 6x2904, है ना, संख्या 88 से विभाज्य, कितना से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, तो आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू कितना होगा। ये सब सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आप देखिए, जब बड़ा नंबर देता है ना तो आपको इसका फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें 11 इंटू 8 मिलेगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो फैक्टर आएगा, एक 11 आया एक 2 आया। तो देखिए इस संख्या को देखिए, संख्या का लास्ट डिजिट देखिए, संख्या का लास्ट डिजिट है 4, तो ये 4 जो होता है 2 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है, यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी अब हमको चेक नहीं करना है। हमको क्या चेक करना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या होता है उसका ऑड प्लेसेस का जो नंबर्स होता है उसका सम, और साथ में सम प्लेसेस में जो नंबर्स होता है उसका सम, दोनों का सम का माइनस जो है हमको क्या मिलना चाहिए दोस्तों, वो मिलना चाहिए 0 या फिर 11 का डिविजिबिलिटी, 11 का जो नंबर्स आएगा उसका मतलब मल्टीपल आना चाहिए, बस ये सिंपल सा बात है। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला पोजीशन में जो है, यानी कि ऑड पोजीशंस में जो है उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ऑड पोजीशन में है आपका 6 है प्लस 2 है और प्लस 0 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8। अब इवन प्लेस में जो है उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो इवन प्लेस में क्या क्या मिलेगा आपको, पहला तो x मिल गया, दूसरा 9 मिल गया और तीसरा 4 मिल गया, मतलब ये हो गया 13 प्लस x, ठीक है।
तो मैंने क्या कहा, ये 13 + x - 8 का वैल्यू जो है 11 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 11 के बराबर हो या फिर वो 0 के बराबर हो, यही होता है। ठीक है, तो 13 - 8 करते हैं, यानी कि 13 + x - 8, तो ये कितना आ रहा है, ये हो रहा है कितना 5 + x। तो 5 में कितना नंबर ऐड करेंगे, क्योंकि आपको 11 मिल जाएगा। बताइए 5 में अगर मैं x का वैल्यू 6 लेता हूँ तो कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, और वो डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखा है, यहाँ पर देखिए दे रखा है 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ये क्वेश्चन देखिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दिया है। tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 3/4, और यहाँ पर 4 sin थीटा - cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा + cos थीटा का वैल्यू निकालना है। ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा जो होता है, आपको मालूम है क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। ठीक है, इसी का यूज़ कर लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसमें मैं बता रहा हूँ, खाली देखिएगा। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर भी साइन थीटा को कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। मतलब ऊपर नीचे जो है ना, अपर डाउन में दोनों ही में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो उस केस में क्या मिलेगा, यहाँ पर केवल बच जाएगा 4 tan थीटा, बच जाएगा 4 tan थीटा, -1 हो जाएगा, डिवाइडेड में हो जाएगा 4 tan थीटा, और ये हो जाएगा प्लस में 1। अब सब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 × 3/4 -1 डिवाइडेड बाई 4 × 3/4 +1। ये ना, ये 4 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 2 से 2 डिवाइडेड हो गया 1/2। हाफ इसका आंसर हो गया। कहाँ है ये हाफ, 58 का हाफ। ठीक है, ये हो गया। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी था, मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, 59 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस तरीके से सॉल्व करना होता है, इसमें बॉड मास रूल लगता है। क्या लगता है दोस्तों, बॉड मास रूल लगता है, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर जो है ये डिवीजन दिया हुआ है, तो उस डिवीजन को कर लीजिए आप। 4.2 डिवाइडेड बाई 0.7 है ना, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो जी ये पॉइंट तो चला जाएगा, तो ये हो गया 7 × 6 = 42, मतलब 6 हो गया ये वैल्यू। तो 6 × 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 या 18 हो गया, यानी कि 3.8 है ना, -18 आ गया यहाँ पर, है ना, -18 आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको इधर देखिए डिविजल, फिर से इधर डिवीजन है 5 × यहाँ पर डिवीजन है, उसको भी कर लीजिए। 2 डिवाइडेड बाई 0.5 मतलब कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, सीधा सीधा बात है। 2 डिवाइडेड बाई 0.5 है ना, ये इधर चला गया, तो 5 के 20 मतलब 4 हो गया यहाँ पर, है ना। 4 टाइम्स में हो जाएगा ना 2, तो ये हो गया 4। ठीक है, 4 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 20, और 20 में हम लोग ऐड कर देंगे 3.8, तो कितना हो जाएगा, 23.8 हो गया, और -18 कर देंगे तो कितना होगा, 8 × 5 = 13, यानी कि 5.8। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5.8। तो बॉडमास रूल के तहत आप इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बॉडमास रूल के तहत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, देखिए कि यदि O केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है और CD इस तरीके का जीवा है जिससे ABCD समलंब बनाता है। ठीक है, यदि एंगल BAC 15 डिग्री है तो CAD के किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या बोला है कि एक आपको इसका व्यास ड्रॉ करना है, इसका डायमीटर एक ड्रॉ करना है। ये डायमीटर हो गया। ठीक है, AB इसका नाम दिया हुआ है। फिर कहता है कि एक और जीवा ड्रॉ करना है, यानी कि कॉर्ड ड्रॉ करना है। इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि उसके पैरेलल रहेगा। ठीक है, क्योंकि समलंब बोला है ना, तो
ऑपोजिट साइड्स एक ठो का क्या होता है, समलंब में पैरेलल होता है। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बी ए सी नाम दे दिया है, यहाँ पर सी, यहाँ पर दे दिया है डी। तो बोल रहा है बी ए सी कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको मिलाना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ये वाला ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर जो है एंगल बी ए सी का वैल्यू, इसका वैल्यू 15 डिग्री दिया हुआ है, राइट। अब सी ए डी का वैल्यू पूछ रहा है, सी ए डी इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, सी ए डी ये वाला वैल्यू पूछ रहा है कितना आएगा। तो सबसे पहले तो ये चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने वाला जो कोण है वो 180 डिग्री बनाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये डायमीटर अगर है, ये वाला डायमीटर है, तो डायमीटर क्या करता है, पेरीमीटर में जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये वाला 90 डिग्री होगा। उसके बाद और देखिएगा, तो अभी तो यहाँ और नहीं मिल रहा है, तो चलिए ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री अगर हो गया, ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये वाला 15 डिग्री है ना, ये 15 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 और 15 105 होता है, यानी कि ये वाला वैल्यू जो है आपको 75 डिग्री मिल गया, है ना। वो ट्राइंगल है, बी ए सी ट्राइंगल है, उसमें एंगल बी का वैल्यू आपको 75 डिग्री मिल गया। अब ये जैसे ही 75 डिग्री का वैल्यू मिला, तो ये वाला 180 डिग्री माइनस 75 हो जाएगा, यानी कि ये वाला वैल्यू जो है वो आपको 105 डिग्री मिल गया। अब ये 105 डिग्री मिल गया, तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है ना, ये वाला एंगल पूछा है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला डी सी, यहाँ डी सी पैरेलल है ए बी, राइट। तो डी सी पैरेलल ए बी है, तो एंगल डी प्लस एंगल कंप्लीट ए, इसका वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो ये दोनों का वैल्यू, ये वाला और ये पूरा कंप्लीट एंगल, ये पूरा एंगल का वैल्यू होगा आपका 180 डिग्री। इसमें अननोन है ये वाला वैल्यू जो आपको निकालना है, सी ए डी, उसको निकालना है, एक्स अननोन है। इसका मतलब यहाँ पर हो गया ये 105 डिग्री और ये हो गया एक्स प्लस 15 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो गया 180 डिग्री। तो निकल गया कि नहीं। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा, 105 और 15 डिग्री कितना हो गया जी, 120 डिग्री हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस 120 मतलब हो गया 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। क्लियर है, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से बनाना है। इसमें डायमीटर का भी यूज़ करना था कि 90 डिग्री कहाँ बनाएगा, पेरीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसमें है x प्लस 1/x इक्वल टू √5 और x क्यूब प्लस 1/x³ जो है वो बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर होगा ये निकालना है। तो देखिए इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें आप सीधा सीधा उसको क्या कीजिए, क्यूब पूछा है ना, तो यहाँ पर लेकिन देखिए a³ प्लस b³ का फॉर्मूला पूछा है, a³ प्लस b³। तो उसमें आप क्या करेंगे ना, इसका डायरेक्टली मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसमें जो है ना, इसको मान लेते हैं k, इसको मान लेते हैं k, तो आप क्या करोगे, k³ करोगे और -3k करोगे, तो आंसर आपको मिल जाएगा k³ माइनस 3k। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि a प्लस 1/a का वैल्यू दिया हुआ है समथिंग के, तो आपसे पूछा कि a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू कितना होगा, तो आप ये वाला फार्मूला बैठा दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 का क्यूब माइनस 3 इंटू √5, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए 3 टाइम्स है यहाँ पर क्यूब है ना, यानी कि हो गया 5√5 है ना, 5√5 और ये हो गया 3√5, यानी कि कितना आंसर हो गया भाई, 2√5, 5 माइनस 3 2√5 का है आंसर। देखिए आपको मिल गया यहाँ पर 61 का सी, 2√5। क्लियर है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो इसको इसी तरीके से बनाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से बॉडमास रूल का क्वेश्चन दिया है, तो आप आई होप ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। 2.8 है और यहाँ से आप बॉडमास रूल के तहत यहाँ पर भी सबसे पहले डिवीजन कीजिएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, फिर यहाँ पर डिवीजन कीजिएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट बताने वाली है नहीं, आप इसको जस्ट सॉल्व कर लीजिए, राइट। इसका आंसर बता दूं मैं क्या,
इसमें जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 10.55, 10.55, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आप लोग देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिमिलर ट्रायंगल का दिया हुआ है। इसमें फिर से एरिया का रेशियो दिया हुआ है 1:4। तो ए बी किसके बराबर है ये आपसे पूछा है। यहाँ पर देखिए ए बी जो होगा वो क्यू आर के करस्पॉन्डिंग होगा, है ना। ए बी जो है क्यू आर के करस्पॉन्डिंग होगा, जो नाम देता है सिमिलर ट्रायंगल उसी के तहत होता है। मैंने बताया था ए बी है तो क्यू आर के होगा, अगर बी सी है तो क्यू आर सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, ए बी है तो आपका पी क्यू के बराबर होगा, पी क्यू के बराबर, अगर बी सी का बात करें तो क्यू आर के बराबर होगा, इस तरीके से। तो ए बी और पी क्यू होगा ना, तो पी क्यू का वैल्यू मिलना चाहिए हमको, है यहाँ दिया हुआ, पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सीधा सीधा करेंगे 1/4 है। तो अगर मैं ए बी लेता हूँ पहले, तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई पी क्यू का स्क्वायर करेंगे, तो पी क्यू का वैल्यू 6 है, उसका स्क्वायर करना है। तो अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूँ तो ए बी डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा और इधर 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 3 6 हो गया, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। ए बी का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है 3, यहाँ 3 सेंटीमीटर आ गया। सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन ऐसे रहेंगे तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। अगर केवल सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ उसमें एरिया का रेशियो नहीं दिया हुआ तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, उसमें जो रेशियो होगा केवल मतलब स्क्वायर का रेशियो नहीं होगा, इस तरीके से होगा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, है ना, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, और एक तो साइड क्या बचा ए सी बचा, तो ए सी डिवाइडेड बाई हो जाएगा पी आर। अगर एरिया का रेशियो नहीं दिया हुआ, साइड का रेशियो दिया हुआ तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में फिर से आपको मैंने बताया था वही वाला याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है और कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। तो जो वैल्यू मुझे मालूम होता है ना उसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो साइन 60 का बात कर रहा है तो √3 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर है कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू बोल रहा है तो फिर से ये भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर 28 डिग्री दे रखा है और कॉट स्क्वायर 62 डिग्री दे रखा है। आपको याद होगा कि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो उसी का यूज़ करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए टेन ना देखिए कॉट दिया है, तो टेन और कॉट जो होता है 90 डिग्री के फार्मूला में फिट बैठता है, यानी कि टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा अगर आप लिखेंगे तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है 62 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस थीटा यानी करेंगे तो कितना होगा 28 डिग्री होगा। 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री तो 28 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 10 ऑफ 22 डिग्री, 10 स्क्वायर 28 डिग्री। तो फार्मूला में आ गया ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। तो इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना, इसका वैल्यू हो गया 1, यानी कि 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो गया 3/4। और यहाँ पर भी देखिए कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसका भी वैल्यू कितना हो गया 3/4, ये प्लस में। तो देखिए ये भी प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। तो प्लस हो गया कि कितना हो गया 1 प्लस ये वाला वैल्यू कितना हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने हो जाएगा नहीं कि 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, है ना। देखिए इसका आंसर थोड़ा ऑप्शंस गलत है, ठीक है, ऑप्शंस गलत है, ये 5/2 आंसर होगा इसका, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, सही तरीके से बनाइए, इसमें अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है मेरा तो ये 5/2 ही आंसर होगा, 7/2 आंसर नहीं होगा, ठीक है। इधर हो गया 1, इधर हो गया 3/4, इधर हो गया 3/4, तो ये 3/4 यानी कि 3/2 हो गया। 3/2 मतलब कितना हो गया 1.5 हो गया, 1.5 मतलब 2.5 तो होगा, सही है, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, देख लिया ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, किसी वस्तु को 15%
और 10% के क्रमिक छूट पर इतना रुपये पे बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। ठीक है, मार्केट प्राइस आपको बताना है, अंकित मूल्य बताना है कितना होगा, क्रमिक छूट उसने दे रखा है। तो क्रमिक छूट वाला निकालने का क्या तरीका है? दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए 15%, 10% का सक्सेसिव जो छूट मिला है, तो उसका ओवरऑल छूट कितना दे रहा है। तो उसको निकालने का क्या तरीका है, यहाँ आप क्या करेंगे, 15 + 10 माइनस करेंगे 15 इंटू, है ना, 10 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। ठीक है, यानी कि a + b - ab डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला। तो ये हो गया 25 और इधर हो गया माइनस में करेंगे तो ये 100 कट गया, ये 1.5 हो गया, 1.5। यानी कि ओवरऑल जो छूट मिला तुम्हारा कितना मिल गया, वो मिल गया तुम्हारा 23.5% का, 23.5% का छूट मिल गया। तो यानी कि ये जो रुपीस है, ये वो कितना हो गया जी, आपने अंकित मूल्य में जो छूट दे रखा है वो 23.5% का छूट दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इसमें 100 में माइनस करेंगे, तो 100 में माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 100 में माइनस करने पर ये आ जाएगा आपका 100, इधर 120 माइनस कर देंगे तो 80 हो गया, अदर 3.5 माइनस कर दीजिए तो आपका हो गया 76.5%। यानी कि जो मार्केट प्राइस है उस वो जो है, मान लीजिए कि तुम्हारा x रुपीज़ है, तो x का ये तुम्हारा कितना परसेंटेज है, 76.5% जो है वो आपका कितना रुपीज़ आ गया, 657.90। ठीक है, ये इतना आया। और इसको अगर आप और एक तरीके से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाइए, क्रमिक छूट है ना, तो सीधा सीधा बात है, अगर आपका x रुपीज़ है मार्केट प्राइस, तो उसमें 15% सबसे पहले दिए फर्स्ट केस में, तो आपके पास बच कितना गया, बच गया 85%। तो x का 85% इंटू, फिर नेक्स्ट टाइम क्या किए, इसका कंप्लीट का कितना कर दिया, 10% हमने फिर से छूट दे दिया, यानी कि उसको फिर से हमने 90% में बेचा। दिस इक्वल टू जो है सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, कितना हो गया, 657.90। यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा लगभग 860 के आसपास आएगा। ठीक है, 860 के आसपास आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अगेन देखिए इस तरीके का फॉर्मूला दिया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको, a + b + c, यहाँ पर सीधा सीधा क्या करना है, इसका स्क्वायर करके आप a² + b² + c² का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर किए तो 64 हो गया, इधर 64 हो गया, और इक्वल टू क्या होगा, a² + b² + c², a b c² है ना। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस 2ab bc और ca, तो ये कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a² + b² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24, इसमें माइनस कर दीजिए, 24 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया, ये 40 आ गया, a² + b² + c² वैल्यू 40 आ गया। अब इसका फार्मूला में बैठाइए, सबसे पहले क्या होता है, a + b + c, a + b + c का वैल्यू 8 दिया हुआ है, 8 इंटू में क्या होगा, a² + b² + c² यानी कि 40। उसके बाद क्या होगा, माइनस में रहेगा ab + bc + ca, उसका वैल्यू कितना होता है, 12। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 सॉल्व यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका कितना, 28, और इधर हो गया 8। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 64 है ना, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, यानी कि हो गया 224। 66 का आंसर क्या हो गया, 224 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए आपको लगेगा कि हाँ सही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जरूर से जरूर मेरा वीडियो जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया है, दो वस्तुओं में प्रत्येक को 10,005 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 13% की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, ये बताना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है,
इसमें देखिए इसमें क्या इक्वल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 10,005 रुपये की मूल्य पर बेचा जाता है। दोनों ही वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है, ठीक है, दोनों वस्तुओं का सेलिंग परसेंट सेम दे रखा है। और इधर आपका 15% और 13%, एक में 15% का लाभ, दूसरे में 13% की हानि, विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो इसमें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें हानि ही होता है, ठीक है, हानि ही होता है। तो हानि के केस में देखिए बेसिकली लाभ, यहाँ लाभ ये दोनों नहीं होगा, ये ऑप्शन ये वाला और ये वाला होता है, और बेसिकली 1% के आसपास ही होता है ना। तो इसमें जो आंसर आएगा दोस्तों 0.94% आएगा। ये मेरा सिक्स सेंस कहता है, इसको बनाना है, ऐसे नहीं कि सिक्स सेंस जो कहता है उसको मार देना है, ठीक है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का दिया हुआ है, तो आप कॉस्ट प्राइस सबसे पहले निकाल लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो देखिए एक में 15% के लाभ पे बेचता है, और में से एक वस्तु को विक्रेता 15% के लाभ पे बेचता है। तो 15% के लाभ के लिए मतलब 115% है ये वाला वैल्यू। एक बार क्या निकालेंगे कि 115% है, 115% इक्वल टू इतना है, तो आप 100% निकाल लीजिए, राइट। यानी कि एक बार आप करेंगे 10,000 है, 10 ये 5 है, ये जो है 115% था, उसको आप क्या करेंगे, उसका 100% निकालेंगे। ये एक कॉस्ट प्राइस निकल गया। दूसरा कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, दूसरा कॉस्ट प्राइस आप यहाँ से निकालिए कि 13% की हानि हुई है। 13% की हानि कहने का मतलब 87% में उसने बेचा है। यानी कि आप जो लिखेंगे उसमें क्या हो जाएगा, एक ठो कि 10,005 जो है वो कितना है, मान लो 87% है, आपको उसका क्या करना है, वो आपको उसका 100% निकालना है। तो इससे आपको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इधर टोटल सेलिंग प्राइस आप चेक करेंगे तो कितना होगा, 10,005 यानी कि 20,010 रुपया हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 20,010 रुपया। और इधर टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ से दोनों से निकल आएगा, ठीक है। दोनों से फिर क्या करेंगे, माइनस करके आप डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और कुछ नहीं, इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैं बाद में बता दूंगा आपको। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के चिन्हक फ्रस्ट्रम के दो वृत्तीय फलक के व्यास क्रमशः 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, शंकु के चिन्ह का आयतन क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, बाल्टी आप देखें ना, बाल्टी वही चिन्हक होता है, इस तरीके से आप बाल्टी बनाइएगा, यही फ्रस्ट्रम है, ठीक है, फ्रस्ट्रम है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दोनों ही ऊपर का वृत्त का और नीचे का वृत्त का दोनों का व्यास दे रखा है, ठीक है, और इसका हाइट भी दे रखा है, हाइट दे रखा है h, ठीक है। और इसका वैल्यू यहाँ पर देखिए r का जो वैल्यू है वो है 3/2, इसका जो वैल्यू है वो कितना है 2/2 है ना, रेडियस का बात कर रहा हूँ, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है 3, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ 2, तो ये निकल गया। अब इसमें क्या पूछा है, देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है शंकु के चिन्ह का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला इसमें याद रखिएगा क्या होता है। आयतन का फॉर्मूला देखिए, शंकु का जो आप लोग याद रखे होंगे शंकु का, ठीक है, शंकु में क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर भी तो ये चीज़ आ जाएगा 1/3 पाई h, इतना तो आ जाएगा, लेकिन r के प्लेस में क्या लिखना होता है, r के प्लेस में आप लिखेंगे पहले कैपिटल R स्क्वायर, मान लीजिए ये वाला कैपिटल R है, ये वाला स्मॉल r है, तो कैपिटल R स्क्वायर, फिर उसमें क्या करेंगे स्मॉल r स्क्वायर करेंगे, और फिर क्या करेंगे दोनों ही r को मल्टीप्लाई कर देंगे, r इंटू r, ये वाला फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r इंटू r। तो इसको अगर आप फॉर्मूला में पुट करके इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको जो मिलेगा इसमें आंसर वो मिलेगा 418। ये बहुत एकदम ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, और कुछ नहीं कर सकते आप, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r इंटू r, ठीक है। इस बार देखिए क्वेश्चन जो होगा पिछले बार की तरह नहीं होगा, ठीक है, सीधा सीधा बात है, पिछले बार की तरह इस बार क्वेश्चन नहीं होने वाला है, थोड़ा टफ ही क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दोस्तों, AB
का रेशियो दिया हुआ है 5:3, फिर 8a माइनस 5b, फिर रेशियो में दिया हुआ है 8a प्लस 5b किसके बराबर होगा ये निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको थोड़ा देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया था tan थीटा वाला, उसमें sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले b से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी b से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी b से डिवाइड कर देंगे, है ना, हमेशा यही करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी b से डिवाइड कर देंगे। तो b से डिवाइड करने पर देखिएगा ये वाला और ये वाला b कट जाएगा, यहाँ पर ये वाला b ये वाला कट जाएगा। ये पहला ही टर्म में जो है 8 इंटू a/b आ जाएगा। तो फिर आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। उसको कैसे लिखेंगे, तो आप आराम से उसको इस तरीके से लिखिए, 8 इंटू जो रेशियो दिया हुआ है 5/3 उसको यहाँ पर लिख दीजिए, और फिर माइनस में 5 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसको क्या करेंगे, 8 इंटू अगेन क्या करेंगे 5/3 लिखिए, और यहाँ पर प्लस में 5 कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ कटेगा तो नहीं, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 यानी कि 40/15 हो जाएगा, और इधर भी 40 प्लस 3 पंचे 15 हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, सीधे सीधे बात है। 40 माइनस 15 कितना हो गया जी, 25 हो गया, और यहाँ पर 40 प्लस 15 कितना हो गया, 55 हो गया। देखिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये हो गया 5 5 जा 25, और इधर हो गया 11 5 जा 55, यानी कि 5/11 आंसर हो गया इसका। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 5/11 आंसर हो गया। यहाँ पर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर हो गया। ये दिखाई दे रहा है आपको, अच्छे से क्लियर हो गया बात है, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए यहाँ पर जो है ना अलजेब्रा का जो फार्मूला होता है वो दिया हुआ है आपको, ठीक है। ला 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 ला। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a³ प्लस b³ का फार्मूला सीधा सीधा बैठाना है और कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बन गया। a³ प्लस b³ का मान क्या होगा, a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है, ab का वैल्यू दिया हुआ है। तो a³ प्लस b³ का जो वैल्यू होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये हो जाता है। सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों को आप ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने के बाद आप अंदर में क्या करोगे, सॉरी गलत मैं बोल रहा हूँ, इसको क्या करना है, इसका क्यूब कर दो पहले। क्यूब करने के बाद -3 करोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, है ना, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ab, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो देखिए सारा वैल्यू लिख सकते हैं। a प्लस बी का वैल्यू हो गया 5 का क्यूब यानी कि 125, -3 इंटू a प्लस बी का वैल्यू है तुम्हारा कितना 5, और ab का भी वैल्यू दे रखा है 3। तो देखिए आराम से सॉल्व हो गया। 15 या 45 45 हो गया, 125 माइनस 45 हो गया। 125 माइनस 45 यानी कि कितना हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया 80। तो 80 हो गया। आंसर कहाँ है, यहाँ पर है 80, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप सभी को मैंने 20 क्वेश्चंस उनको सॉल्व कराया है। हाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अगर आप इसको साधारण तरीके से बनाएंगे तो आपको कम से कम जो है 1 मिनट एक क्वेश्चन में ही लगेंगे। एक क्वेश्चन जो है इधर उधर थोड़ा सा होता है, प्रैक्टिस करते समय आपका स्पीड बढ़ जाएगा तो अपने आप आपका टाइम मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, और डेली एक सेट आपको 20 क्वेश्चंस का मिल जाएगा मैथ का। अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा वीडियो सभी देख रहे हैं, अगर वाकई में पसंद आ रहा है, लगता है कि हाँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, तो आप माइक्रो स्टडी सेंटर जो चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन को दबा के रखिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन तक रीच कर सकूँ और उनको मैं फ़ायदा पहुँचा सकूँ। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा लिंक रहेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मेरा फेसबुक प्रोफाइल में ये आपको मिल जाएगा, आपको मेरा इंस्टाग्राम में ये प्रोफाइल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।